हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनालिटिक्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 217 पेपर 5 का जो पार्ट 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 50 तक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो पेपर डिस्कस करने से पहले हम कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन नंबर 4 है ये। और इसके पहले हम मैं 3 क्वेश्चन और भी अलग अलग वीडियो में मैं दे चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो कह रहा है 3 सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर carries a usual of W over the whole span. The maximum bending moment occurs at an angle of। ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा, कितना है, ठीक है, कितना होगा और कितने एंगल पे वो अकर करेगा। ठीक है। ये है क्वेश्चन में 3 सेमी सर्कुलर आर्क। ठीक है, सेमी सर्कुलर आर्क, ये ध्यान देना है। ऑप्शन है जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है -डब्ल्यू आर स्क्वायर बाई 8 एट एन एंगल ऑफ थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ये थीटा डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, और है थीटा थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। और फिर है -डब्ल्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड 4 एट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ठीक है। इसका जो आंसर मिलेगा वो डिटेल आंसर वो मिल जाएगा वीडियो के लास्ट मिनट में, मिल जाएगा आंसर आपको। ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में फिलहाल बताइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर जो 26 है, द साइड फेस रेनफोर्समेंट इफ रिक्वायर्ड इन ए टी बीम विल बी। ठीक है, साइड फोर्स रेनफोर्समेंट पूछ रहा है, रिक्वायर्ड इन टी बीम। ये कितना हो जाता है जब इसका जो डेप्थ है, देखिए, साइड एंड साइड फोर्स साइड फेस रेनफोर्समेंट जो क्लाउज नंबर 26.5.1.3 IS 456 में ये स्टेटमेंट दिया हुआ। व्हेन द डेप्थ ऑफ वेव इन अ बीम एक्सीड्स 750 mm, साइड फेस रेनफोर्समेंट शैल बी प्रोवाइडेड अलोंग द टू फेसेस। ठीक है, अलोंग द टू फेसेस कब होगा ये, जब जब 750 mm सबसे, जब इसका जो डेप्थ होगा बीम का जब एक्सीड करेगा, उसके बाद द टोटल एरिया ऑफ सच रेनफोर्समेंट shall be not less than 0.1% of the wave area and shall be distributed equally on two faces at a spacing not exceeding 300 mm और वेव थिकनेस विच एवर इज लेस। ठीक है। तो शुड नॉट बी लेस देन 0.1% ऑफ वेव एरिया है। और कब देंगे हम लोग जब ये बीम का जो डेप्थ होगा 750 mm से जब ज़्यादा एक्सीड करेगा तो। और जो इसका जो स्पेसिंग होगा देने का, ये दोनों फेस पे देंगे, और इसका जो स्पेसिंग होगा वो 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर यह जो वेव थिकनेस है दोनों में से जो लेसर होगा वैल्यू उस पर देंगे हम लोग। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 0.1% ऑफ द वेव एरिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, डीप बीम्स, ठीक है, आर डिजाइन फॉर। डीप बीम्स जो होता है डिजाइन किया जाता है बेंडिंग मोमेंट के लिए ओनली, एंड चेक किया जाता है शियर फोर्स के लिए। ठीक है, ओनली चेक किया जाता है शियर के लिए। ठीक है। तो इसका क्या है, कुछ एजम्पशन है। प्लेन सेक्शन नो लॉन्गर रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ठीक है। तो ये नॉर्मल बीम में क्या होता है, प्लेन सेक्शन जो होता है रिमेन्स प्लेन होता है बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, बट यहाँ क्या है, डीप बीम में प्लेन सेक्शन नो लॉन्गर रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। सेकेंड क्या होता है कि शियर डिफ्लेक्शन इसमें मोर डोमिनेटिंग होता है देन द बेंडिंग डिफ्लेक्शन। बट इन केस ऑफ डीप बीम वेयर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेजिस्टिंग द शियर फोर्स कांट बी एग्जैक्टली कैलकुलेटेड और प्रिडिक्टेड बिकॉज ऑफ नॉन लीनियर शियर स्ट्रेस। ठीक है, क्योंकि इसका जो स्ट्रेन डायग्राम शियर स्ट्रेन, क्योंकि इसका जो स्ट्रेन डायग्राम था, देखिए, जब L/D का जब रेशियो 4 है तो मीन्स कि शैलो बीम है, तो इसका स्ट्रेन डायग्राम जो लीनियर है। यहाँ पे जब L/D का जो रेशियो है 2 है, तो इस केस में क्या है कि डीप बीम जो है थोड़ा सा इसका जो स्ट्रेन है नॉन लीनियरिटी आया है। जब इसका जो वैल्यू अगर जब लेस देन आ जा रहा है डीप बीम के लिए क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड के लिए लेस देन 2 रहेगा। ठीक है, सॉरी, ये जो होगा लेस देन 2 होगा डीप बीम के लिए तब होगा, और 2.5 से अगर लेस देन होगा तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस बीम के लिए होता है। ठीक है। ये इसका डिफ्लेक्शन L/y ओवरऑल डेप्थ का रेशियो जब होगा उस केस में होगा। ठीक है। तो ये जब क्या होगा कि डीप बीम जो है इसका है, हाँ, तो ये हो जाएगा L/y ओवरऑल डेप्थ का रेशियो जब होगा लेस देन 2 होगा तो सिंपली सपोर्टेड के लिए हो जाएगा ये, तो हो जाएगा डीप बीम। और L/y अगर डी का जो रेशियो होगा लेस देन होगा 2.5 से तो हो जाएगा कंटिन्यूअस बीम के लिए। तो इसका जो शियर जो स्ट्रेन डायग्राम होता है नॉन लीनियर आता है डीप बीम के केस में। तो उस केस में ये हम लोग एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाते शियर स्ट्रेस को बिकॉज ऑफ नॉन लीनियर शियर स्ट्रेन। अ डिजाइनर इज कंस्ट्रेंट टू डिजाइन डीप बीम वेयर द
beam bending moment are large. This huge moment generally develops where the span is large. For deep beam, the bending moment is high and relatively the shear force is not that large. Hence, a deep beam is designed for the bending moment and check for shear. क्योंकि क्या होता है इसमें जो shear stress होता है, जो टाउ भी हम टू क्या होता है वी यू अपॉन बी डी होता है। तो डेप्थ को हम लोग क्या करेंगे, जितना बढ़ाते जाएंगे उतना क्या हो जाएगा, ये shear stress जो होगा वो ये रिड्यूस होते जाएगा, थोड़ा थोड़ा कम होते जाएगा। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आता है नॉर्मल बीम के कंपेयर में थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट ओनली। ठीक है, एंड चेक फॉर द शियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है द बेंडिंग मोमेंट एट द एज ऑफ a square vertical bunker of side length L due to the lateral pressure P per unit area is। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है, ये है जो स्क्वायर बंकर है। ठीक है, ये स्क्वायर बंकर है, सारा इसका जो इड्ज है सेम है। ये इसका ये लेंथ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो होगा लेंथ हो जाएगा इसका, सॉरी इस शेप में इसका जो लेंथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लेंथ। और इसका जो विड्थ यहाँ इस ये जो रेक्टेंगल के लिए रहेगा तो हो जाएगा बी हो जाएगा और एल हो जाएगा रेक्टेंगल केस में, बी और एल। और स्क्वायर के केस में हो जाएगा जो बी हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा एल का, दोनों का वैल्यू सेम होगा। ठीक है, तो पीएच का जो वैल्यू क्या है, जो साइड में प्रेशर लगेगा, थ्रस्टिंग फोर्स लगेगा साइड में जो, वो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका मिड, ये हो जाएगा इसका मिडिल इड्ज हो जाएगा, मिड मिड हो जाएगा, स्पान का जो मिड पॉइंट होगा वहाँ से हो जाएगा। और ये हो जाएगा इसका कॉर्नर या हो जाएगा इड्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया स्क्वायर बंकर, फॉर स्क्वायर बंकर द बेंडिंग मोमेंट एट एनी डेप्थ विल बी पी एच इक्वल टू जो हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एच इंटू का एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा, जो पी जो फोर्सेस लग रहा है वहाँ पे प्रेशर जो लग रहा है इसका एट द कॉर्नर, एंड जो यहाँ पे जो लग रहा है प्रेशर पी एच इंटू का एल स्क्वायर बाई ये 24 स्क्वायर, जो बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा पी एच के जो प्रेशर है उसके कारण पी एच इंटू एल स्क्वायर बाई 24 हो जाएगा एट मिड स्पान पे। ठीक है, where the L is the span between the center line of supporting wall. Generally, haunches are provided at corners due to which negative moments are much lesser than pH। इतना से ये वैल्यूज कम होता है, एंड द डिजाइन इज मेड फॉर ए यूनिफॉर्म वैल्यू ऑफ इतना के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं इसमें। ठीक है, तो जो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे जो डेवलप होता है इट कॉर्नर पे ये होता है पी इंटू एल स्क्वायर बाई 12, मिड स्पान पे पी एच इंटू का एल स्क्वायर बाई ये 24। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, पूछ रहा है कहाँ पे, हाँ तो इसका जो आंसर हो जाएगा पी एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा, कि पूछ रहा है ये इड्ज ऑफ द स्क्वायर वर्टिकल बंकर ऑफ द साइड लेंथ एल। ठीक है, तो पी एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा इसका बेंडिंग मोमेंट। नेक्स्ट है द मिनिमम क्लियर कवर, द मिनिमम क्लियर कवर टू द मेन स्टील वार्स इन द स्लैब बीम कॉलम एंड फुटिंग आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो स्लैब में जो होता है मिनिमम कवर हो जाता है 15 होता है। ठीक है, और बीम में जो होता है 25 एंड कॉलम में होता है 40। ठीक है, कॉलम में 40, और ये फुटिंग में जो होता है मिनिमम होता है 50 होता है, बट इस ऑप्शन में दिया 75, तो हम लोग 75 तक भी लेते हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 30 नंबर द मेन रेनफोर्समेंट ऑफ ए आरसी स्लैब कंसिस्ट ऑफ 10 mm बार at 10 centimeter spacing. If it is desired to replace 10 mm bar by 12 mm bar, then the spacing of then the spacing of 12 mm bar should be। ठीक है, तो जो स्पेसिंग होता है जो हम लोग निकालते हैं स्पेसिंग, वो क्या हो जाता है 1000। ठीक है, 1 मीटर के लिए अगर निकालें तो 1000 mm हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई जो हम लोग टोटल एरिया ऑफ स्टील होता है, यहाँ से हम लोग क्या करें नंबर ऑफ वार निकाल लेंगे, टोटल एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 इंटू जो 5 स्क्वायर होगा, 5 मीन्स कि यहाँ पर डाया ऑफ बार है, तो एक बार का जो होगा डाया जो एरिया हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया, वो डिवाइडेड बाई टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हो जाएगा वो यहाँ से निकल जाएगा हमको, यहाँ से हम लोग का निकल जाएगा नंबर ऑफ बार निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे जब हम लोग 1 मीटर में डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा उसका स्पेसिंग आ जाएगा कि कितने वो स्पेसिंग पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एस बी जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा इसका ये 5 स्क्वायर का। ठीक है, तो पूछ पहले क्या है कि 10 mm बार है, स्पेसिंग कितना है इसका 10 सेंटीमीटर, तो स्पेसिंग है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा ये 10 mm बार। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पूछ रहा है 1 सेंटीमीटर स्पेसिंग, एक्स मान लेते हैं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 12 mm बार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा
12 स्क्वायर इंटू 10 और डिवाइड बाई 10 स्क्वायर हो जाएगा। एक 10 से एक 10 चला जाएगा, ये बच जाएगा 14.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा 14.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आते हैं, द मिनिमम पिच ऑफ ए रिवेट शैल नॉट बी लेस देन। ठीक है, तो ये जो होता है सेक्शन में, अगर हम क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं इसका, तो क्या होता है कि ये जो होता है इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, जो लोड का जो डायरेक्शन होता है उसके डायरेक्शन में जो स्पेसिंग होता है वोल्टिंग का, ये होता है पिच। ठीक है, ये पिच होता है। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है गेज डिस्टेंस होता है, और ये होता है पिच डिस्टेंस होता है, और ये जो होता है इड्ज या इंड डिस्टेंस होता है। ठीक है, इड्ज या इंड डिस्टेंस होता है। तो पिच जो होता है शैल नॉट बी लेस देन होना चाहिए कितना, ये होता है 2.5 डी, और गेज डिस्टेंस होता है 1.5, ये होता है डी नोड। ठीक है, डी नोड मीन्स यहाँ क्या है कि जो डाया ऑफ होल होता है, डाया ऑफ होल के केस में हम लोग लेते हैं। ठीक है, और ये हो जाता है बोल्ट डाया जो होता है उसका लेते हैं 2.5 डी नोड। जो पिच का जो मिनिमम पिच डिस्टेंस होता है वो 2.5 डी के लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टील बीम। स्टील सपोर्ट बीम सपोर्टिंग लोड्स, यहाँ पे स्टील, ये स्पेलिंग शायद एरर हो गया है, यहाँ पे हो जाएगा स्टील बीम। स्टील बीम सपोर्टिंग लोड्स फ्रॉम द फ्लोर स्लैब एज वेल एज फ्रॉम द वॉल स्टर्न वाइज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इन स्टील और कंक्रीट स्ट्रक्चर द स्पैंडल बीम इज द एक्सटीरियर बीम दैट स्ट्रेचेज हॉरिजॉन्टली फ्रॉम वन कॉलम टू अनदर कॉलम। दिज आर द नोन एज द इड्ज बीम भी कहलाता है। ठीक है, दीज आर नोन एज द इड्ज बीम। ठीक है, जो क्या है कि यहाँ से स्पैंडल बीम द एक्सटीरियर बीम दैट स्ट्रेचेज हॉरिजॉन्टली फ्रॉम, ठीक है, दीज आर द ऑल्सो नोन एज द इड्ज बीम कहलाता है। ये हो जाता है यहाँ पे स्पिंडल बीम रहता है, जो कि एक कॉलम से यहाँ से इस कॉलम से लेकर के इस साइड में जो होगा इड्ज बीम होगा इसका। ठीक है, इधर जो हो जाएगा इसका दूसरे साइड जो कॉलम होगा वहाँ तक वो अटैच रहेगा, और ये जो स्लैब होगा और वाल जो होगा दोनों को सपोर्ट करते रहेगा। ठीक है, तो इन स्टील और कंक्रीट स्ट्रक्चर द स्पैंडल बीम द एक्सटीरियर बीम होता है, ये हो जाएगा एक्सटीरियर बीम that stretches horizontally from one column to another column, and these are the also known as the edge beam. Spandrel beam are provided on each floor which helps distinguish floor levels in high rise building। जब हाई राइज बिल्डिंग के बनाना हो तो उस केस में ये हेल्प होता है। और स्ट्रिंजर बीम जो होता है क्या होता है, स्ट्रिंजर बीम ये वाला पार्ट हो जाता है स्ट्रिंजर बीम होता है। हेडर बीम या तो इसे बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं हेडर बीम, और ये हो जाता है स्ट्रिंजर बीम हो जाता है। या फिर स्ट्रिंजर बीम वो भी होता है जो स्टेयर होता है, स्टेयर जो होता है, स्टेयर के केस में ये वाला जो पार्ट होता है ये भी कहलाता है स्ट्रिंजर बीम कहलाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या था इसका, एक लिंटल बीम। लिंटल बीम क्या हो, जो सपोर्ट पड़ता है विंडोज या गेट के ऊपर जब पड़ता है सपोर्ट वगैरह तो हो जाता है लिंटल बीम होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, स्टील बीम सपोर्टिंग लोड्स फ्रॉम द फ्लोर स्लैब एज वेल एज फ्रॉम द वॉल इट टर्म्ड एज, ये होता है स्पेंडल बीम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, द चैनल और एंगल इन द कंप्रेशन कोड ऑफ द स्टील ट्रस गर्डर ब्रिजेस आर टर्न आउटवर्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द। ठीक है, ये जो चैनल और एंगल सेक्शन में जो होता है इन द कंप्रेशन कोड ऑफ द स्टील ट्रस गर्डर ब्रिजेस आर टर्न आउटवर्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ जायरेशन। इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, the channel or angle section compression code of the steel truss girder bridges are turned outward in order to increase the radius of gyration so that the slenderness ratio will decrease and the beam will become safe in buckling। तो मतलब बकलिंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, ये जो कुछ पोर्शन जो होता है हम लोग इसको टर्न आउटवर्ड कर देते हैं सो दैट कि इसका रेडियस ऑफ जायरेशन इंक्रीज कर जाए और स्लेंडरनेस रेशियो जो हो वो डिक्रीज कर जाए। ठीक है, नेक्स्ट है the angle dispersion of a concentrated load on the flange to the base plate of a steel beam। ठीक है, एंगल डिस्पर्शन पूछ रहा of a concentrated load on the flange to the base plate of a steel beam is। ठीक है, तो देखिए इसका जो होता है बेब बकलिंग के लिए होता है क्राइटेरिया इसका। तो बेब बकलिंग स्ट्रेंथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ सर्टन पोर्शन बीम का क्या करते हैं, सपोर्टेड एक्ट एज कॉलम टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम बीम टू सपोर्ट
Hence, under this compressive force, the wave may buckle. This may happen under a concentrated load on the beam also. The load dispersion angle may be taken as 45 डिग्री करके हम लोग जो डिजाइन करते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि जो ये जो लोड डिस्पर्शन होगा यहाँ से जो आ रहा है इसका, ये होगा 45 डिग्री पे हम लोग एज्यूम करके रखते हैं. हेंस देयर इज नीड टू चेक फॉर wave buckling. ठीक है, there is need to check for the wave buckling. However, the rolled section the are provided with suitable thickness of wave so that wave buckling is avoided. In case of built up section, it is necessary to check for the buckling of wave and provide wave stiffener. ठीक है, तो इसका जो लोड डिस्पर्शन हम लोग लेते हैं 45 डिग्री एंगल तक का एंगल से लेते हैं, और सपोर्ट से भी जो जिसका जो डिस्पर्शन होता है वो होता है 45 डिग्री एंगल पे डिस्पर्शन होता है. ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर. 35 नंबर क्वेश्चन, अ बिल्डर स्टील प्लेट गर्डर कंसिस्टिंग ऑफ टू फ्लेंज प्लेट ऑफ 350 mm टू 16 mm एंड बेब प्लेट ऑफ 1000 mm टू इंटू 6 mm रिक्वायर्स. ठीक है, तो हम लोग जो स्टिफनेस का जो क्राइटेरिया कहाँ लगता है, ये बेब में बेब का जो शेयर के लिए जो होता है उसको स्ट्रेंथन या बेब बकलिंग हो या बेब क्रिपलिंग हो, उसके लिए हम लोग स्ट्रेंथन के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं. तो स्टिफनर जो चेक करेंगे बेब प्लेट का जो डायमेंशन होगा उसके थ्रू करेंगे. ठीक है, तो हम लोग जो चेक करते हैं डी बाई थिकनेस ऑफ बेब रेशियो से चेक करते हैं. ठीक है, डी बाई थिकनेस ऑफ, इस रेशियो चेक करते हैं थिकनेस ऑफ बेब रेशियो से. अब ये इसका जो रेशियो हो जाएगा डेप्थ कितना जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 6. ठीक है, ये हो जाएगा 6, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 166.67 आ जाएगा. अब ये वैल्यू जो लाई कर रहा है कहाँ पे, इस रेंज में लाई कर रहा है. ठीक है, जो सेकेंड नंबर है 200 से लेकर 85 तक के बीच में यहाँ पे लाई कर रहा है 166.67. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ वर्टिकल स्टिफनर रिक्वायर्ड होगा यहाँ पे. ठीक है, तो ऑप्शन में जो है नो स्टिफनर्स, वर्टिकल स्टिफनर, इमीडिएट इंटरमीडिएट होना चाहिए यहाँ पे वर्टिकल स्टिफनेस, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस. यहाँ पे हो जाएगा वर्टिकल स्टिफनेस हो जाएगा ओनली. ठीक है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर. बाकी सबको लिख लेगा डी वाई, जब थिकनेस ऑफ वेब लेस देन इक्वल टू 85 तो नो स्टिफनेस रिक्वायर्ड. 85 से 200 के बीच में ओनली वर्टिकल स्टिफनेस देंगे. 200 से लेकर के 250 के बीच में अगर है तो वर्टिकल स्टिफनेस विथ वन हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस शुड बी प्रोवाइडेड एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द कंप्रेशन फ्लेंज इक्वल टू 1/5 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द कंप्रेशन फ्लेंज टू द न्यूट्रल एक्सिस. 250 से 400 के बीच में अगर है तो वन मोर हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस शुड बी प्रोवाइडेड एट न्यूट्रल एक्सिस डिस्टेंस. अगर 400 से ज़्यादा है, अगर डी वाई टी का रेशियो, तो वर्टिकल स्टिफनेस विथ वन हॉरिजॉन्टल स्टिफनेस शुड बी प्रोवाइडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन फ्लेंज टू न्यूट्रल एक्सिस. ये हो जाएगा. ठीक है, या तो फिर हम उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं, जो वेव का जो थिकनेस होगा उसे हम इंक्रीज भी कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 36 है द एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान 20 मीटर ड्यू टू मूविंग यूडीएल ऑफ 4 किलो न्यूटन पर मीटर स्पैनिंग ओवर द 5 मीटर. ठीक है, ये है पूछ रहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है. ठीक है, क्या है कि यूडीएल है, जो मूविंग लोड है यूडीएल का, यूडीएल है एक मूविंग लोड है, ये 5 मीटर का है और ये 4 किलो न्यूटन पर मीटर का. ये मूव कहाँ कर रहा है, 20 मीटर का जो बीम स्पान है उस पर मूव कर रहा है. तो इसका जो आइडियल बनेगा, आईएलडी बनेगा, जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, उसके थ्रू हमें निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो इसका जो आईएलडी हो जाता है, इसका जो आईएलडी होता है ट्रेंगुलर फॉर्म में होता आ जाएगा. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का जो इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम मोमेंट का जो होगा आईएलडी, ये हो जाएगा ट्रेंगल फॉर्म में. और इसका जो यूनिट हो जाएगा, ये यहाँ पे जो होता है ए बी बाई एल होता है, ए बी बाई सॉरी हाँ ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एल हो जाता है. वेयर ए क्या हो जाएगा, इस सेक्शन से मिड सेक्शन से जहाँ पे हम लोग रख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10 मीटर इक्वल्स टू ए, एंड फिर ये जो हो जाएगा 10 मीटर इक्वल्स टू बी, और टोटल लेंथ हो जाएगा एल इक्वल्स टू हो जाएगा ये चीज. तो ए इंटू बी मीन्स कि क्या कर जाएंगे, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 20 इक्वल्स टू ये आ जाएगा 5. तो ये यूनिट हो जाएगा जो 5 हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद यहाँ से जो हम निकाल लेंगे 3.75 निकाल लेंगे, ये जो यूनिट हो जाएगा, क्योंकि क्या क्या है यहाँ तक का, ये जो टोटल यहाँ तक का 5 मीटर जो है, ये स्पैन जो मूव कर रहा है यूडीएल वो रखा हुआ है, मतलब मीन्स कि 2.5 इधर है और 2.5 इधर है, और यूडीएल इस पर रखा हुआ है, इसे जो मूव कर रहा है. तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो सेंटर पे होगा.
तो उस केस में क्या हो जाएगा, 2.5 इधर सेंटर से और 2.5 इधर सेंटर से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब जो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, मीन्स कि हम लोग ले लेते हैं ट्रायंगल फार्मूला से हम लोग निकाल लेते हैं, जो जिसका जो ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी है उससे निकाल लेंगे। तो 5 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 10 इक्वल्स टू, ये हमें नहीं पता होगा उसमें, तो क्या कर लेंगे, x डिवाइडेड बाई 10 माइनस 2.5। तो यहाँ से जो होगा x का जो वैल्यू होगा, x का जो वैल्यू निकलेगा वहाँ से आ जाएगा ये 3.75 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ से, तो ये वैल्यू जो हो जाएगा ये जो ऑर्डिनेट होगा, ये ऑर्डिनेट हो जाएगा 3.75। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम मोमेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करें, mx हो जाएगा। अब इसका जो एरिया होगा, ये ही एरिया हो जाएगा इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ, ठीक है, 3.75 इंटू ये हो जाएगा 5, 3.75 इंटू 5 हो जाएगा, और इंटू, ठीक है, 2.5 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए यहाँ से क्या है, ये जो हो गया एक पार्ट का हो गया, यहाँ से यहाँ लेकर के यहाँ तक का एक पार्ट का हो गया। ठीक है, हाफ ऑफ ये वाला जो ऑर्डिनेट है प्लस का ये वाला ऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2.5 इंटू ये हो जाएगा लोड जो लग रहा था यूडीएल 4 लग रहा था, इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्योंकि इधर भी सेम पार्ट है तो 2 से 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब बच जाएगा क्या यहाँ से 2.5 इंटू 4 और इंटू यहाँ से हो जाएगा कितना 8 पॉइंट, ठीक है, 7.5। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा आपका 87.5 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में जो है 87.5 किलो न्यूटन नियर द नहीं, ये हो जाएगा एट द मिड पॉइंट हो जाएगा, 87.5 किलो न्यूटन मीटर एट द मिड पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, इन ए 2 इंच आर्च एन इंक्रीज इन टेम्परेचर इंड्यूसेस। ठीक है, no bending moment in the arch rib, the uniform bending moment in the arch rib, the maximum bending moment at the crown, the minimum bending moment at the crown। ठीक है, तो इसका देखते हैं। 2 इंच आर्च है, इफ एन आर्च इज सब्जेक्टेड टू सम लोडिंग टेम्परेचर राइज ऑफ T डिग्री टेम्परेचर एंड एल्डिंग ऑफ सपोर्ट डेल्टा से, अगर एल्डिंग हो रहा सपोर्ट उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो देन द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, ये क्या है जनरलाइज फॉर्म में है, ये जो पूरा इक्वेशन है जनरलाइज फॉर्म का। अगर बेंडिंग लोडिंग के सिर्फ अगर लेंगे केस लेंगे तो सिर्फ ये डायरेक्ट ये हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर का केस लेंगे डायरेक्ट तो ये हो जाएगा, और अगर सपोर्ट एल्डिंग का अगर केस लेंगे तो डायरेक्ट ये हो जाएगा। ठीक है, तीनों को जब ऐड करेंगे तीनों कंडीशन को एक साथ में, तो ये पूरा जनरलाइज इक्वेशन ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो 2 इंच आर्च होगा सिर्फ क्या पूछ रहा है, टेम्परेचर इंड्यूसेस के कारण पूछ रहा। ठीक है, टेम्परेचर इंड्यूस के कारण पूछ रहा, तो टेम्परेचर इंड्यूस अगर होगा तो ये अल्फ़ा टी एल, बाकी को हम लोग हटा देते हैं। तो अल्फ़ा टी एल में क्या है, टेम्परेचर जो अगर टी अगर इंक्रीज करेगा यहाँ से टी डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्या होगा, ये भी जो है इंक्रीज करेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जब इंक्रीज करेगा तो ये जो जनरल जो इक्वेशन होता है थ्रू आउट द बेंडिंग मोमेंट, थ्रू आउट जो सेक्शन जो बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन होता है, ये क्या हो गया, ये जो बीम का बेंडिंग मोमेंट हो गया। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट हो गया बीम में, और ये हो गया बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू, ये हो गया हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, और ये हो गया पूरे सेक्शन का थ्रू आउट द सेक्शन पूरा कहीं भी। ठीक है, तो अब जो ये पूछ रहा है टेम्परेचर के कारण जो मोमेंट जो होगा उसका पूछ रहा है ये चीज़। ठीक है, इन द 2 इंच आर्च इंक्रीज इन टेम्परेचर इंड्यूसेस। ठीक है, तो इसके कारण जो होगा बेंडिंग मोमेंट होगा एच वाई के कारण जो बेंडिंग मोमेंट होगा। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू टेम्परेचर के कारण जो होगा वो हो जाएगा एच वाई होगा। ठीक है, एच वाई, और एच वाई अगर हम कहीं पे सेक्शन पे हम ले लेते हैं एक सेक्शन पे, ये जो एक्स डिस्टेंस पे कोई वाई फॉर्म में, तो वाई का जो वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होगा, ये होगा सेंटर पे होगा। ठीक है, सेंटर पे होगा, तो मोमेंट जो जनरेट होगा ड्यू टू हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, अगर टेम्परेचर हम टी अल्फा करते हैं तो जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम उतना ज़्यादा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होगा। तो ये जितना ज़्यादा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इंक्रीज करेगा, तो सपोज कि एक लिमिट पे एक कोई टेम्परेचर का होगा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर ले लेते हैं कि इतना टेम्परेचर कोई वैल्यू एच का अगर 20 है, 20 अगर जनरेट हो रहा है, तो ये कहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम होगा, वाई डिस्टेंस पे जाके वैल्यू मैक्सिमम होगा, मीन्स कि क्राउन पे मिड पे जो होगा क्राउन पे ये वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो मोमेंट जो जनरेट होगा ड्यू टू हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट
एट डिस्टेंस y एट द मिड वैल्यू, ठीक है, क्राउन पे मीन्स की ये वैल्यू होगा मैक्सिमम, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द क्राउन होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। और अगर हॉरिजेंटल थ्रस्ट, ये जो हॉरिजेंटल थ्रस्ट जो होगा ड्यू टू एल्डिंग ऑफ सपोर्ट, अगर ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अगर ये सेटल कर रहा है तो क्या होगा, जितना ज़्यादा ये सेटल करेगा ये वैल्यू क्या करेगा, हॉरिजेंटल थ्रस्ट को ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये क्योंकि वैल्यू जो है माइनस में, तो ये वैल्यू क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा, इट मीन्स कि हॉरिजेंटल थ्रस्ट यहाँ डिक्रीज करेगा। और बेंडिंग मोमेंट जो होगा, बीम का जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ये हॉरिजेंटल थ्रस्ट भी वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 38 नंबर, द असिमेट्रिकल टू हिंज पैराबोलिक आर्च व्हेन सब्जेक्टेड टू यूडीएल ऑन द इंटायर हॉरिजॉन्टल स्पान इज सब्जेक्टेड टू, ठीक है। ये पूरे केस में क्या कह रहा है कि टू हिंज पैराबोलिक आर्च है, ठीक है, टू हिंज पैराबोलिक आर्च है, ये पूरे पे क्या लग रहा है, यूडीएल लग रहा है पूरे पे, ठीक है। तो इस केस में जो पूछ रहा है कि इंटायर हॉरिजॉन्टल स्पान पूछ रहा है कि द सब्जेक्टेड टू क्या क्या लोड इस पे आएगा, रेडियल शियर, नॉर्मल थ्रस्ट और बेंडिंग मोमेंट में कौन कौन सा, रेडियल शियर अलोन, नॉर्मल थ्रस्ट अलोन, नॉर्मल थ्रस्ट एंड बेंडिंग मोमेंट, नॉर्मल थ्रस्ट, रेडियल शियर एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि थ्री हिंज आर्च, थ्री हिंज, ये हो जाएगा थ्री हिंज आर्च और टू हिंज आर्च, इस दोनों के केस में अगर लोडिंग यूडीएल है, लोडिंग के है दोनों, और यूडीएल के केस में क्या हो जाएगा, दोनों टाइप के आर्च में, थ्री इंच और टू इंच के केस में जो होता है रेडियल शियर जो होता है आर एस, और जो होता है इक्वल्स टू होता है जीरो, और बेंडिंग मोमेंट भी जो होता है थ्रू आउट द सेक्शन वो जीरो होता है, सिर्फ नॉर्मल थ्रस्ट जो होता है वही अलोन होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी जो हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, ठीक है, नॉर्मल थ्रस्ट अलोन, क्योंकि इसमें जो होता है थ्रू आउट द सेक्शन रेडियल शियर और बेंडिंग मोमेंट जो होता है जीरो होता है दोनों के केस में, थ्री इंच और टू इंच के केस में, सिर्फ ये यूडीएल के केस में ऐसा होगा सिर्फ। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, अ फिक्स्ड बीम ऑफ अ स्पान लेंथ एल इज कैरिड ए पॉइंट लोड पी एट इट्स मिडिल स्पान, ठीक है, इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मिडिल हाफ लेंथ इज टू टाइम्स दैट ऑफ द रिमेनिंग लेंथ देन द फिक्स्ड इन मोमेंट विल बी, ठीक है। ये कोई बीम है, फिक्स्ड बीम है, ठीक है, ये सपोज कि ये पूरा लेंथ है एल, ये पूरा एल एल लेंथ तक यहाँ पे है, तो मिड स्पान कर रहा है, मीन्स कि ये जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का L/2 हो जाएगा वैल्यू, और यहाँ से यहाँ तक का जो होगा L/4, और ये हो जाएगा वैल्यू L/4, और ये जो वैल्यू हो जाएगा L/2 हो जाएगा। ये मिड स्पान का वैल्यू क्या रहा कि आई जो इसका है यहाँ पे 2i है, और ये है आई, और ये भी जो है आई है, ठीक है, आई है, और ये हो जाएगा 2i। तो अब इस केस में क्या होता है कि जो फिक्स्ड इन मोमेंट जो आता है वो आता है 5PL/48 आ जाता है। आप इसे किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं, सोल्यूशन सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन निकालने में थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा, इसमें सोल्यूशन निकाल डायरेक्ट आंसर यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, 5PL/48 आता है, ठीक है। इसे याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन, द इन्फ्लुएंस लाइन फॉर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इन टू हिंज्ड पैराबोलिक आर्चेज, ठीक है, इन्फ्लुएंस लाइन फॉर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इन टू हिंज पैराबोलिक आर्च, पैराबोलिक, क्यूबिक, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। तो इसमें क्या होता है 4 डिग्री कर्व पे बनता है, तो 4 डिग्री पैराबोला होता है, ठीक है, 4 डिग्री पैराबोला होता है ये, ठीक है। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ड्यू टू कंसनट्रेटेड लोड W एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द इंड, तो ये वैल्यू आता है इसका यहाँ से बन करके, ठीक है, 5/8HL Q इंटू एक्स इंटू L-x इंटू L स्क्वायर, ये करके आता है यहाँ पे, ये फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। 4 डिग्री कर बनता है यहाँ पे ये चीज़, ठीक है। जब इसे x को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x का 4 पावर में आ जाएगा, तो 4 डिग्री का 4 डिग्री पैराबोला होता है ये, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा पैराबोला, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा फॉर ए सिंगल पॉइंट लोड W moving on a symmetrical 3-hinge parabolic arch of span length L, the maximum sagging moment occurs at a distance x from the end, then the value of x is, ठीक है। पूछ रहा है सिंगल पॉइंट लोड W है, 3-hinge पैराबोलिक आर्च, ठीक है, 3-hinge पैराबोलिक आर्च है, और ये लोड W कहीं पे है, लाई कर रहा है W लोड, ये कहीं पे भी यूडीएल मतलब मीन्स कि ये मूव कर रहा है ना, मूविंग ऑन सिमेट्रिकल 3-hinge आर्च, ठीक है। तो इसके कारण जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, मैक्सिमम सैगिंग
मैक्सिमम सेकिंग मोमेंट ऑकर्स एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द इन द वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा इसके ड्यू टू जो हो जाएगा असिमेट्रिकल 3 इंच पैराबोलिक आर्च ऑफ स्पान एल राइज एच कैरी पॉइंट लोड डब्ल्यू बीच में भी प्लेस्ड एनीवेयर ऑन द स्पान, ठीक है। प्लेस्ड एनीवेयर मतलब कि ये मूविंग कर रहा है कहीं पे भी, ठीक। तो इसके कारण जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो आएगा वो आ जाएगा डब्ल्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2h आ जाएगा, ठीक है। तो एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट जो होगा ऑकर्स एट ए डिस्टेंस ऑफ एल अपॉन 2√3, ठीक है, ऑन द इधर साइड ऑफ द क्राउन। और इसको जो फॉर्म है इस फॉर्म में लिखेंगे तो 0.211 एल फ्रॉम द इंट से आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है, फ्रॉम क्राउन से, ये जो डिस्टेंस मेजर कर रहा है यहाँ से मेजर कर रहा है, ये क्राउन से मेजर कर रहा है वैल्यू L/√3। जब इसे निकालने के बाद जो यहाँ इस वैल्यू में मीन्स कि L/2 में से जो वैल्यू जो होगा माइनस कर देंगे यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। L/2 में से वैल्यू जो मैं ये वैल्यू माइनस कर देंगे L/2 में से, ये आ जाएगा 0.211 L आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रस मेंबर्स द स्ट्रेस डिपेंड अपॉन द वेदर द लोड इज मूविंग ऑन टॉप कोड और बॉटम कोड, ठीक है। किस पे ये डिपेंड करेगा, मतलब मीन्स कि ये पूछ रहा है कि फॉलोइंग ट्रस मेंबर द स्ट्रेस डिपेंड अपॉन द वेदर द लोड इज, मीन्स का स्ट्रेस आपका डिपेंड करेगा ये चीज़ कि लोड आपका मूविंग टॉप कोड पे हो रहा है कि बॉटम कोड पे हो रहा है। तो मेनली जो मेंबर होगा कौन सा मेंबर वो ज़्यादा स्ट्रेस डिपेंडेंट होगा, तो ये हो जाएगा आपका डायगोनल मेंबर होता है, जो कि ये इसमें क्या होता है कंप्रेशन से जो होता है टेंशन ये वेरी करता है। जो ILD जब इसको बनाएंगे तो जो फोर्सेस जो आता है इसमें जो आता है कंप्रेशन टू टेंसाइल आता जनरेट होता है, ठीक है। टॉप कोड जो होता है वो होता है कंप्रेशन में होता है, बॉटम कोड इसका जो होता है, ठीक है। अगर ट्रस्ट है ये चीज़ है, अगर ये चीज़ ट्रस्ट है, ठीक है। ये तो ये मेंबर क्या होता है, ये पहला जो मेंबर होता है ये इंक्लाइन वगैरह तो ये कंप्रेशन में होता है, ये होता है भी कंप्रेशन में होता है, ये कंप्रेशन में। ये मेंबर होता है टेंशन में, जो बॉटम मेंबर होता है टेंशन में होता है। ये जो डायगोनल मेंबर हो गया ये डायगोनल मेंबर होता है कंप्रेशन टू टेंशन होता है, ठीक है। और ये मेंबर भी कुछ डिस्टेंस वेरी करता है, अगर अगर लोडिंग मूव कर रहा है कुछ डिस्टेंस तक, मीन्स कि यहाँ से यहाँ लगभग ये कुछ डिस्टेंस तक मूव करेगा तो उसमें होगा टेंशन में होगा। फिर उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाता है, फिर जीरो में फोर्सेस आता है इस मेंबर में। फिर इस डिस्टेंस के बाद अगर मूव करेंगे तो फिर ये जीरो आता है। मेनली होता है ये मेंबर हो गया, ये मेंबर और ये मेंबर। मीन्स कि जनरली जो पूछा जाता है क्वेश्चन टॉप बॉटम और ये डायगोनल, ठीक है, तीन के बारे में पूछा जाता है। तो टॉप जो होता है जस्ट लाइक सिंपली सपोर्टेड जैसा ये बिहेव करता है ट्रस्ट, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड जैसा ही भी ट्रस्ट बिहेव करता है। तो टॉप हो जाएगा कॉम्प्रेशन में, ये बॉटम हो जाएगा टेंशन में, और जो डायगोनल मेंबर होगा वो बिहेव करेगा कॉम्प्रेशन टू टेंशन में, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी हो जाएगा डायगोनल मेंबर। जो स्ट्रेस डिपेंडेंट मेंबर होगा वो ज़्यादा होगा, डायगोनल इसमें वेरी करता है लोड। नेक्स्ट है 23 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज ए फोर्स मेथड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज ए फोर्स मेथड। आइए देखते हैं इसमें टेबल में है मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस में ये क्या होता है। फोर मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्या है, दो मेथड से करते हैं, फोर्स मेथड से करते हैं और हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड से करते हैं। इससे बोला जाता है फ्लेक्सिबिलिटी मेथड भी बोला जाता है और इसे बोला जाता है स्टिफनेस मेथड भी। इसमें जो इसे हम लोग जो सॉल्व करते हैं कॉम्पिटिबिलिटी मेथड के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें करते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम लोग निकाल करके जो मेथड होता है उससे हम लोग करते हैं, ठीक है। ये जो फोर्स मेथड होगा तभी एप्लीकेबल होगा जब आपका ये डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी जो होगा DSI जो होगा लेस देन होगा आपका काइनेटिक इनडिटर्मिनेसी से। और ये जब होगा जो आपका KI जो होगा मीन्स की काइनेटिक इनडिटर्मिनेसी जो होगा वो लेस देन होगा DSI से होगा। इसका जो मेथड है ये सारा इतना मेथड इसका है, ठीक है। वर्चुअल वर्क या यूनिट लोड मेथड से कर सकते हैं, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन से कर सकते हैं, थ्री मोमेंट थ्योरम से कर सकते हैं, कॉलम एनालॉजी मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड है, फिर फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हैं। इसमें आ जाता है डिस्प्लेसमेंट में तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, कैनिस मेथड है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मेथड और स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड से करते हैं। इसमें जो होता है हम लोग जो सॉल्यूशन सॉल्व जब करते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो रिडंडेंट फोर्सेस होता है उसको हम लोग अननोन करते हैं, ठीक है। इस फोर्सल मेथड में लोग क्या करते हैं फोर्स को अननोन लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या है कि डिस्प्लेसमेंट को ही अननोन लेते हैं और फोर्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज ए फोर्स मेथड, तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड क्या है, डिस्प्लेसमेंट मेथड है। कॉलम एनालॉजी क्या है, एक है फोर्स मेथड है। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट मेथड है, ठीक है। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मेथड है। और ये नॉन ऑफ द तो ये क्या है कॉलम एनालॉजी मेथड क्या हो जाएगा, फोर्स मेथड हो जाएगा। ऑप्शन 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है।
सेकेंड फिर 44th पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज ए डिस्प्लेसमेंट मेथड। तभी हम लोग देखें उस टेबल में, ठीक है, कि थ्री मोमेंट थ्योरम है, कॉलम एनालॉजी मेथड, ये क्या फोर्स मेथड है, ठीक है, फोर्स मेथड है, यहाँ पे देख लीजिए कॉलम एनालॉजी फोर्स मेथड है, फिर थ्री मोमेंट थ्योरम भी फोर्स मेथड है, यहाँ पे देखिए मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो वो है डिस्प्लेसमेंट मेथड है। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट मेथड हो जाएगा, थ्री मोमेंट थ्योरम भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स मेथड हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मेथड के बारे में पूछा सिर्फ नन ऑफ द, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 45th तीन क्वेश्चन है इसी टेबल से पूछा गया है, सिर्फ इन द डिस्प्लेसमेंट और सेम टॉपिक से पूछा गया है। इन द डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस द बेसिक अननोन्स आर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मेथड में पूछा बेसिक अननोन हम लोग क्या लेते हैं, अभी बताया था हम लोग, हम पढ़े थे उस टेबल में डिस्प्लेसमेंट लेते हैं अननोन, और फोर्स मेथड में हम लोग ये क्या करते हैं, ये हम लोग फोर्स मेथड में करते हैं। फोर्स अननोन जो होता है फोर्स मेथड में होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम लोग अननोन लेते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं इसमें अननोन लेकर के फोर्स कैलकुलेट करते हैं, इसमें फोर्स को क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं, इसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, फोर्स को अननोन ले करके डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 46 नंबर, द फिक्स सपोर्ट इन ए रियल बीम बिकम्स इन ए कंजुगेट बीम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो काफ़ी रिपीटेड है, हर लगभग लगभग जो जितना भी यही का एग्जाम हुआ उसमें आता ही यही क्वेश्चन। तो फिक्स बीम क्या होता है, रियल इन ए रियल बीम बिकम्स कंजुगेट बीम में क्या होता है, फ्री हो जाता है, फ्री बीम बन जाता है, फ्री इंड, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है कंजुगेट बीम और रियल बीम, फिक्स्ड बीम जो होता है फ्री इंड बन जाता है, ठीक है, फिक्स्ड बीम जो हो जाता है यहाँ पे फ्री इंड बन जाता है। और अगर बीच में अगर इंटरनल पिन है या रोलर है तो यहाँ ये क्या हो जाता है, इंटरनल हिंज हो जाता है, ठीक है। इंड पिन है और रोलर कनेक्शन वगैरह है तो सेम रह जाएगा, अगर इंड पिन है या रोलर कनेक्शन है बीच में है। ये रोलर सपोर्ट वगैरह या लोडिंग अगर है तो एम बाई ई आई डायग्राम हो जाता है ऑफ रियल बीम ड्यू टू टॉप अप्लाइड लोड, ठीक है। सीयर फोर्स एट सेक्शन है तो वहाँ पे स्लोप देगा कंजूग रियल बीम में, या जस्ट रिवर्स कर इसका, अगर रियल बीम में ये है तो ये उल्टा देगा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट दैट पॉइंट और सेक्शन क्या देगा, डिफ्लेक्शन दे देगा एट कंजुगेट बीम में या रियल बीम में डिफ्लेक्शन दे देगा वो चीज़। यहाँ पूछ रहा है सिर्फ कि फिक्स सपोर्ट है तो यहाँ पे हो जाएगा फ्री इंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 47th नंबर, द विड्थ ऑफ एनालॉगस कॉलम इन द मेथड ऑफ कॉलम एनालॉगी मेथड में, ठीक है। कॉलम एनालॉगी मेथड में जो होता है विड्थ ऑफ कॉलम जो होता है ये होता है 1/EI के बराबर होता है, ठीक है, 1/EI होता है विड्थ ऑफ कॉलम एनालॉगी मेथड में, ठीक है। विड्थ ऑफ एनालॉगस कॉलम, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द सिंपली सपोर्टेड, ठीक है, बीम डिफ्लेक्ट्स बाय 5 mm, ठीक है, व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 10 किलोन्यूटन एट इट्स सेंटर व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन इन ए 1/10 मॉडल, ठीक है। 1/10 मॉडल में पूछ रहा है द बीम का, इफ द मॉडल इज सब्जेक्टेड टू 1 किलोन्यूटन, ठीक है, लोड एट इट्स सेंटर, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, डिफ्लेक्ट्स बाय 5 mm, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इट इज सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड है, ठीक है। तो डिफ्लेक्स बाई 5 mm, तो इसका जो डिफ्लेक्शन होता है ये हो कितना होता है PL/Q/48 EI, ठीक है। तो ये क्या दे रखा इक्वल्स टू ये है 5 mm, ठीक है, ये हो जाएगा 5 mm। अब 1/10 मॉडल है, इसी का जो डायमेंशन जो भी डायमेंशन होगा वो सपोज कि अगर L डायमेंशन है B डायमेंशन है उसका है तो 1/10 मॉडल उसका क्या हो जाएगा, जस्ट जो भी डायमेंशन उसका हम लोग 1/10 कर देंगे, ठीक है। तो P क्या कह रहा है आप, व्हाट विल बी द सारा डायमेंशन सब्जेक्टेड टू 1 किलोमीटर, ठीक है। तो सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा P/10 हो जाएगा, इंटू में L है तो L/10 का हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे वो हो जाएगा ये हो जाएगा L/10, मीन्स कि जो भी L वैल्यू आएगा वो हो जाएगा LQ/10 का क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका यहाँ पे I भी जो होगा ये क्या होता है BDQ/12 होता है। तो 1/10 हो जाएगा तो 3 और ये 4, मीन्स कि यहाँ पे जो हो जाएगा वैल्यू ये हो जाएगा 10⁴ डिवाइडेड बाई 48 EI, ठीक है, इक्वल्स टू x पूछ रहा। अब ये वैल्यू सारा कट जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, EI कैंसिल, 48 EI कैंसिल, ठीक है, 10⁴ ये 4 10⁴ तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीधा डायरेक्टली हो जाएगा x इक्वल्स टू 5 mm,
ठीक है, तो सेम रह जाएगा 1/2 जो डिफ्लेक्शन होगा 1/10 मॉडल में भी वो हो जाएगा 5 mm। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर है द डिफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट लोड। ठीक है, क्या होगा, डिफॉर्मेशन पूछ रहा है ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट लोड इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी होता है। ठीक है, क्योंकि क्या देखिए यह डिस्प्लेसमेंट काउज्ड बाय यूनिट फोर्स इज फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, डिफॉर्मेशन बाय यूनिट लोड, अगर फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट मीन्स कि कितना फोर्स रिक्वायर्ड है आपका टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये वो होता है स्टिफनेस, जो हम लोग के से डिनोट करते हैं वो होता है पी वाई डेल्टा होता है, और ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी इक्वल टू डेल्टा अपॉन पी होता है। जब दोनों का जो रिलेशन होता है वो होता है के इक्वल्स टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/f हो जाता है। ठीक है, ये 1/f हो जाता है। नेक्स्ट 50 नंबर द कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम कैन बी यूज टू कंप्यूट। ठीक, कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम के बारे में पूछ रहा है, ये इस थ्योरम से क्वेश्चन आता है, या तो फर्स्ट थ्योरम के बारे में पूछ देगा क्या कास्टिग्लियानो थ्योरम फर्स्ट थ्योरम क्या है, या इसका इसका एप्लीकेशन क्या है इसके बारे में पूछ देगा कि क्या कहता है कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम या सेकंड थ्योरम। दोनों में से कोई एक ऑलमोस्ट एग्जाम में आता ही है। ठीक है, तो सेकंड थ्योरम पूछ रहा है कैन बी यूज टू कंप्यूट डिफ्लेक्शन इन ए स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर इन एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एट द पॉइंट अंडर द लोड ओनली फॉर द बीम एंड फ्रेम ओनली। देखते हैं कास्टिग्लियानो थ्योरम, ये क्या होता है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एनी डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड एट दैट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन दैट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डेल यू अपॉन डेल्टा इक्वल्स टू हो जाएगा पी। ठीक है, या फिर एंगुलर अगर डिस्प्लेसमेंट है तो उस केस में अगर हम लोग करेंगे तो वो दे देगा बेंडिंग मोमेंट दे देगा। ये जो एप्लीकेबल होता है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए एप्लीकेबल होता है विद इन द लीनियर इलास्टिक रेंज। ठीक है, लीनियर इलास्टिक रेंज विद इन ये होता है डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए, एंड यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग डिफ्लेक्शन इन द लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये वर्ड ध्यान देना कि जो वैलिड होता है लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर के लिए वैलिड होता है। ठीक है, और ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए होता है विद इन द लीनियर इलास्टिक रेंज। सेकेंड थ्योरम में आते हैं तो क्या कहता है फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एनी फोर्स कंपोनेंट इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन एट दैट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द दैट फोर्सेस। ठीक है, डेल यू अपॉन जो डेल पी हो जाएगा वो एक हो जाएगा इक्वल टू डेल्टा, और फिर या डेल यू अपॉन डेल एम जो हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये जो एप्लीकेबल होता है लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर। ठीक है, लीनियर इलास्टिक स्ट्रक्चर के लिए तो ये रहेगा ही, प्लस ये जो होता है डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट दोनों बीम के लिए होता है। ठीक है, ये सिर्फ है डिटर्मिनेट बीम के लिए और स्ट्रक्चर के लिए, ये है डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर दोनों के लिए है। इसके लिए कंडीशन क्या है, लीनियर इलास्टिक मटेरियल है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट है, सपोर्ट्स आर अनयील्डिंग। ठीक है, सपोर्ट्स आर अनयील्डिंग। तो ये जो हो जाएगा कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर फॉर एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट हो या इनडिटर्मिनेट होगा दोनों। स्ट्रक्चरली डिटर्मिनेट के लिए क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है कास्टिग्लियानो जो होगा। ठीक है, कास्टिग्लियानो थ्योरम, कास्टिग्लियानो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, कास्टिग्लियानो फर्स्ट थ्योरम जो होगा वो सिर्फ एप्लीकेबल होगा डिटर्मिनेट के लिए। सिटी क्यूब जो था स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था उसका जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, ये था इसका ये था क्वेश्चन इसका, A 3-inch semicircular arch of radius r carries a UDL of W over the whole span. The maximum bending moment semicircular arch के बारे में था ये, maximum bending moment occurs at an angle of, ठीक है, तो maximum bending moment क्या occur करता है, माइनस डब्ल्यू आर स्क्वायर बाई 8 एट एन एंगल ऑफ थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होगा यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट माइनस डब्ल्यू आर स्क्वायर बाई 8 दैट इज हॉगिंग विच ऑकर्स एट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम द क्राउन। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक का फ्रॉम द क्राउन से मेजर के होगा ये चीज़। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ से ये हो जाएगा, क्राउन इज क्या हो जाएगा आर, जो डिस्टेंस हो जाएगा वो मीन्स कि कोई वैल्यू होगा, अगर एक्स इक्वल टू वैल्यू लेते हैं तो हो जाएगा आर कॉस 30 डिग्री होगा फ्रॉम द क्राउन से हो जाएगा। इधर से जो होगा मीन्स कि जो भी वैल्यू होगा अगर यहाँ से यहाँ तक आर होगा मीन्स कि हम लोग कर देंगे आर माइनस का, ठीक है, आर कॉस 30 अगर कर देंगे यहाँ से वैल्यू
ठीक है, तो ये वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू निकल जाएगा ये वैल्यू, और ये जो हो जाएगा आर कॉस 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर √3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगा R√3/2 हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। और ये इसका डिस्टेंस है कि मीन्स कि इस डिस्टेंस पर जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, कितना हो जाएगा WR²/8 हॉगिंग हो जाएगा। इसका जो शेप पूछता है कभी कभार किस शेप में होता है एग्जाम में, तो ये देख लीजिए इस शेप का है इसका। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।